हाय, सब कैसे हो? हाँ, सब ठीक ठाक। मैं भी बोल दूं, मैं भी बहुत मस्त हूँ, बिंदास हूँ और लॉकडाउन का पालन कर रहा हूँ। तो चलो हम फिर से नेक्स्ट क्लास जो बोला गया था आपको चालू करेंगे अपन। तो मैं ये बात बोल दूं कि प्रीवियस क्लास में जो हम देखे, प्रीवियस वीडियो में, इससे पहले जो वीडियो बनाया गया, तो हमने वहां पे कॉस्ट शीट का स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट जो होता है उसका हमने प्रिपरेशन कैसे होता है वो सीखा था। ठीक है, तो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मेट नहीं दिया था, वो 2 सवाल जो प्रैक्टिस किया गया वहां पे आपको मैंने फॉर्मेट सिखा दिया। ठीक है? हाँ सर, ठीक है, वही फॉर्मेट ही होगा और अलग फॉर्मेट भी है। आप चिंता मत कीजिए, एग्जाम में आपको यही 2 ही फॉर्मेट से जाना होगा। जो भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा वहां पे आपको फॉर्मेट बता दूंगा, आप उसे याद रखिए। ठीक है, याद तो कुछ रखने का है ही नहीं, आपको समझना है बात। ठीक है, आज का जो क्लास है बच्चे, मैं क्या बोलूं आपको, वेरी इंटरेस्टिंग क्लास है। आहा, तो आज का क्लास मैं जो पढ़ाने वाला हूं, आज का क्लास में जो पढ़ाऊंगा वही एग्जाम में आएगा। हाँ जी सर, क्या बात बोल रहे हैं? हाँ बच्चे, आज का क्लास में जो आपको बताया जाएगा 90% चांस है वहां से सवाल आएंगे। समझ में आई बात? तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और सारे बच्चे मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे ईमानदारी से। ठीक है, और मैं आप ही के लिए क्लास कर रहा हूं। ठीक है, हाँ, तो मेरे साथ साथ ईमानदारी से आप प्रैक्टिस करेंगे। तो हम आज का क्लास में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1-1.5 घंटा का क्लास चलेगा। तो इसमें हम बहुत सारा कॉन्सेप्ट समझेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे हम। कॉस्ट शीट से रिलेटेड जो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाया जाता है उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो हम सीखेंगे। ठीक है? हाँ सर, ठीक है। इसके बाद मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एडवांस्ड क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करूंगा। एडवांस्ड वाला पोर्शन, एडवांस्ड क्वेश्चन उसे बोलते हैं, मेरे हिसाब से मैं एडवांस्ड क्वेश्चन बोलता हूं। एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं बट एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ, कोई भी एग्जामिनर इस बार आ जाए, बोलेगा इस बच्चे को सब तूफानी करते हैं कुछ, तो वहीं से ही वो सवाल जो है डालेंगे। समझ में आई ना बात? तो चलिए अब हम सवाल का प्रैक्टिस करते हैं, सारे बच्चे मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, आज का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखिए, मैं आपके सामने ये सवाल रखता हूँ, दिखाई दिया सबको? हाँ, ये 5 नंबर वाला सवाल हम जो है अभी प्रैक्टिस करेंगे। आप चिंता मत कीजिए, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्या आएगा क्या नहीं, मैं प्रैक्टिस करवाता जाऊंगा और आपको बताता जाऊंगा क्या करना है आपको। ठीक है? हाँ सर, ठीक है। लीजिए 5 नंबर वाला क्वेश्चन। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू फ्रॉम व्हिच you are required to prepare cost sheet for the period ended 31st March 2019। इस पीरियड में जो एंड हुआ तो उससे रिलेटेड आपको क्या करना है, कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है। अब देखो क्या क्या दे दिया, यहाँ पर दिया ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक। ऊपर लिख दिया कंज्यूमेबल मटेरियल, मतलब ये रॉ मटेरियल का बात करता है। कंज्यूमेबल मटेरियल मतलब ये कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल का बात करता है। तो ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक दिया और फिर डायरेक्ट वेजेस दिया, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया, फिर उसका फैक्ट्री ओवरहेड दिया। बच्चे, मैं आपको बोला था आप मार्क कर लेना, ये जो ओपनिंग स्टॉक है तो ये
मटेरियल कंज्यूम में जाएगा, यहाँ एम लिख दो। परचेज भी मटेरियल कंज्यूम में जाएगा, एम लिख दो। क्लोजिंग स्टॉक भी मटेरियल कंज्यूम का पार्ट ही है, एम लिख दो। डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्राइम कॉस्ट का पार्ट है, पी लिख दो। और फैक्ट्री ओवरहेड में एफ लिख दो। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में ओ ही। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में ओ। यूनिट फिनिश्ड गुड्स ओ। अब देखो बच्चे ध्यान से देखना, यहाँ पर सब दिया था, जो अमाउंट जो भी दिया, बोला यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स, यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया, ठीक। अब बोलता है इन हैंड एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, मतलब फिनिश्ड गुड्स, ये बिगिनिंग ऑफ द पीरियड बोला मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। हाँ सर। फिर यूनिट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड, फिनिश्ड स्टॉक जो बट वो पीरियड में, जो भी पीरियड का कॉस्ट शीट बनाने के लिए बोला है, उस पीरियड में जो खत्म हुआ, यूनिट प्रोड्यूस जो हुआ है, ये कितना 12,000। इन दी हैंड एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितना है 500। ये यूनिट्स में है बच्चे, यहाँ लिखा है यूनिट्स ऑफ द फिनिश्ड गुड्स, ये जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है वो यूनिट्स में है, ठीक है। उसके बाद बोलता है बच्चे इन हैंड एट द एंड ऑफ द पीरियड, मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितना है बच्चे 1500 है, कितना है 1500। 500 ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स और यूनिट प्रोड्यूस जो हुआ 12,000 और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितना बच्चे 1500। फिर उसके बाद बोला बच्चे फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट पूछा है, बोलता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना बताओ। इफ 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, यहाँ पे मैंने गोला किया बच्चे, ये गोला क्यों किया, प्रीवियस सवाल जो हम प्रैक्टिस किए थे वो 20 मतलब वहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज शायद नहीं दिया था, शायद हाँ दिया था एक जगह पे, 1 नंबर सवाल में दिया था 20% ऑन कॉस्ट बोला था, बहुत आसान था बच्चे, टोटल कॉस्ट हमको पता होता था तो हम कॉस्ट के ऊपर 20% मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते थे। लेकिन सर क्या लेकिन, यहाँ पर जो बोला है 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस बोला है, ओ माय गॉड, मैं यहाँ पर लिख दिया OMG, ओ माय गॉड, सेलिंग प्राइस के ऊपर। भाई सेल्स कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है वो दिया नहीं है। सेलिंग प्राइस यहाँ पर कहीं सेल्स देखा आपको दिखाई दिया, आप दिखे सेल्स कहाँ पे है, नहीं है बच्चे, ठीक है। अरे सेल्स कितना यूनिट्स हुआ है वो भी नहीं दिया है, समझे, सेल्स कितना यूनिट हुआ है वो भी नहीं दिया है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी नहीं दिया है, लेकिन पूछा है यहाँ पे फाइंड आउट सेलिंग प्राइस पर यूनिट, एक यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना होगा बताओ, लेकिन कितना यूनिट सेल हुआ वो भी नहीं दिया है बच्चे। ये 500 ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स जो यूनिट प्रोड्यूस हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड में 12,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितना है बच्चे 1500, ठीक है। हाँ सर ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं एक बात बोल दूँ कि सर क्या बात, जल्दी बोलो, कि बात ये है कि यहाँ पर यूनिट्स सोल्ड बोल के नाम का कोई चीज़ दिया नहीं है। फिर सवाल आगे बोलता है देयर इज नो वर्क इन प्रोग्रेस इधर एट द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ द पीरियड, वर्क इन प्रोग्रेस कुछ भी नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस जो है कुछ भी नहीं है। तो चलिए अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये सवाल कैसा देखे ना, इस तरह का सवाल जो है एग्जाम में आते हैं, अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बताने वाला हूँ ये सवाल कैसे सॉल्व करना है। आप मेरे साथ आ जाइए, पहले फॉर्मेट बना लेते हैं अपन लोग, ठीक है। चलो पहले हमको लिखना है बच्चे क्वेश्चन नंबर 5, चलो मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी लिखना शुरू करो। अब हम लिखते हैं क्या, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट यानी कि कॉस्ट शीट। बच्चों व्हाट इज कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट इज द स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, यानी तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट इज कॉल्ड कॉस्ट शीट, ठीक है। हाँ सर, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, अपना फॉर्मेट बना लेते हैं। मैंने अपना फॉर्मेट बनाना शुरू कर लिया, ठीक है। हाँ देखो ये रहा
फॉर्मेट बना लिया। चलिए आप मेरे साथ साथ आइए, ठीक है। हाँ सर, सबसे पहले बच्चे हम क्या करते हैं, मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करते हैं। अगर ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश स्टॉक या रॉ मटेरियल या वर्क इन प्रोग्रेस दिया होगा, हम लोग क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं बच्चे, पहले मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करते हैं, फिर प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, फिर फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट करते, फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड कैलकुलेट करते हैं अगर वर्क इन प्रोग्रेस दिया है तो, अदरवाइज नहीं तो फैक्ट्री कॉस्ट आएगा। फिर उसके बाद बच्चे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एडजस्ट करने के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर उसमें सेलिंग ओवरहेड ऐड करने के बाद क्या आता है, टोटल कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बोलते हैं। फिर ऐड करते हैं बच्चे प्रॉफिट, उसके बाद जो आता है क्या आता है बच्चे, सेल्स आता है। ये हम जानते हैं, ठीक है। हाँ सर ठीक है। तो अब आ जाओ मेरे साथ साथ, चलिए प्रैक्टिस करते हैं। अब बच्चे लिखो, यहाँ पे सबसे पहले क्या था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सर मैंने बोला जी सर, यहाँ पे तो रॉ मटेरियल नहीं दिया है बच्चे, हेडिंग में ही लिखा था ये जो कंज्यूमेबल मटेरियल, क्या लिखा था हेडिंग में, कंज्यूमेबल मटेरियल। सर थोड़ा जूम करके बताओ ना। मैंने बोला लो बच्चे लो, तुम्हारे लिए जूम कर सकता हूँ मैं, ये हुआ, हाँ सर हुआ। देखो बच्चे क्या लिखा है, क्या लिखा है, कंज्यूमेबल मटेरियल। कंज्यूमेबल मटेरियल में ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, ये सारा चीज़ दिया हुआ है। तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे, ये कंज्यूमेबल मटेरियल को क्या समझेंगे, बताइए आप क्या समझेंगे, क्या फिनिश स्टॉक समझेंगे इसको या रॉ मटेरियल समझेंगे? सर रॉ मटेरियल ही समझेंगे, क्योंकि कंज्यूमेबल का पार्ट, जो रॉ मटेरियल जो है वो कंज्यूमेबल का ही पार्ट होता है, ठीक है। मैंने बोला हाँ चलो ठीक है। अब आते हैं, लीजिए अब हमने लिखा क्या, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। हमने लिखा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। कितना लिखूं बच्चे, बोलो जितना दिया है सर, 20,000। देखो यहाँ पे 20,000 है, ये रहा 20,000, तो मैंने भी लिखा, ठीक है, कितना 20,000, ठीक है। फिर उसके बाद फिर मैंने लिखा परचेज, ऐड किया क्या बच्चे, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कितना बच्चे, 1,22,000, 1,22,000, ठीक है। हाँ सर ठीक है। हाँ इसके बाद ऐड कर दिया, अगर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज होता हम ऐड करते, जैसे कैरेज, कैटेज जो भी होता। तो अब यह आ गया बच्चे 1,44,000, ठीक है। 1 लाख, इसका नाम क्या दें, कुछ नहीं, फिर लेस कर देना है बच्चे क्या, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया है बच्चे, 10,000 दिया है, ठीक है। हाँ देख लो यहाँ पे जो दिया है, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है, 10,000 दिया है, ठीक है। हाँ सर ठीक है। तो कितना, 10,000। क्या इसको बच्चे ब्रैकेट के अंदर डालें, बोलो, क्या मैंने बोला था आपको जो चीज़ लेस होता है उसे ब्रैकेट के अंदर लिखना? हाँ सर अब बोले थे। तो अब आएगा क्या बच्चे, रॉ मटेरियल कंज्यूम या मटेरियल कंज्यूम, कितना, 1,34,000, ठीक है। हाँ सर ठीक है, ये देख लो इस तरीके से आया। चलिए अब जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसा आपको बताया गया था वैसा चलिए। अब क्या करते हैं बच्चे, डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, एंड डायरेक्ट वेजेस कितना दिया है बच्चे, 36,000, फिर ऐड डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना दिया है बच्चे, 24,000। तो अब आ जाएगा बच्चे, और प्राइम कॉस्ट से रिलेटेड कुछ है क्या, एक ही जगह पे पी लिखे थे, ठीक है, ये 2 जगह पे, और कहीं पे है नहीं है बच्चे। अब आ जाएगा बच्चे क्या, प्राइम कॉस्ट कितना, ऐड कर लो आप, 1,34,000
ऐड कर लो और बोलो आप। तो आया 1,94,000। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चे, ऐड करना है, क्या करना है, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड सवाल में जो दिया है बच्चे देखिए, यहाँ पर ऐसा डायरेक्ट नहीं दिया है। फैक्ट्री ओवरहेड्स जो दिया है बच्चे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बोला 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। अब यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस कितना है बच्चे, 36,000 है। 36,000 का 50% वो होता है क्या, फैक्ट्री ओवरहेड। चलो 36,000 का 50% कितना होगा, बोलो जी, 18,000। सर मैंने बोला जी सर डायरेक्ट लिख लें या यहाँ पे कुछ लिखें। मैंने बोला बच्चे इस तरह से लिखो 50% इंटू 36,000, ठीक है। तो डायरेक्ट वेजेस कितना था, 36,000, तो उसका 50% 18,000। बच्चे जो आएगा क्या बोलेंगे इसे, फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड ना, फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड बोले, दो मैं लिख दिया इनकर्ड, फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड। कितना आएगा बच्चे, बोलो जल्दी से बोलो। तो 2,12,000 आया। बच्चे मैं आपको क्लास में आपसे कितना गलती करवाता हूँ आपको पता है, मैं जानबूझकर गलती लिखता हूँ, फिर आपसे क्या करता हूँ, बोलता हूँ ये गलत हो गया, ये तो गलत। सर क्यों, बच्चे जब वर्क इन प्रोग्रेस देता हम फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड लिखते, फिर ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करते, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेस करते, जो आता उसका नाम देता हम फैक्ट्री कॉस्ट। हाँ सर बच्चे, लेकिन सवाल में बोला था देयर इज नो वर्क इन प्रोग्रेस इधर एट द बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ द पीरियड। हाँ सर बच्चे गलती मत करना, और नहीं सर हम गलती नहीं करेंगे, हम आपका बात बहुत अच्छा मानते हैं, ठीक है। चलो अब ऐड करते हैं क्या बच्चे, ऑफिस ओवरहेड, ठीक है। ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स मैंने शॉर्टकट में लिखा एडमिन ओवरहेड्स, चलेगा लिखने से, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बोला बच्चे, 20% ऑफ वर्क कॉस्ट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 20% ऑन वर्क कॉस्ट। बच्चे ये जो फैक्ट्री कॉस्ट है ना, ये जो फैक्ट्री कॉस्ट है इसका अलग नाम है वर्क कॉस्ट, इसका अलग नाम क्या है बच्चे, वर्क कॉस्ट, इसका अलग नाम है। ये जो बच्चे फैक्ट्री ओवरहेड है ना, ये जो फैक्ट्री ओवरहेड है इसका अलग नाम है बच्चे वर्क्स ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड्स, ठीक है। हाँ सर ठीक, इसका अलग नाम क्या है बच्चे, वर्क्स ओवरहेड। जो फैक्ट्री कॉस्ट इसका अलग नाम क्या है, वर्क कॉस्ट। तो बोला 20% ऑफ वर्क कॉस्ट, कितना, 2,12,000, ठीक है। हाँ सर ठीक। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जो है बच्चे 20% इंटू 2,12,000, 2,12,000 जो होता है वर्क कॉस्ट होता है, मल्टीप्लाई करने से आया 42,400। फिर इसका एडिशन कितना आया, 2,54,400। तो इसे बोलेंगे क्या बच्चे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर मैंने बोला जी सर इसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं ना, नहीं बच्चे इसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। फिर अगर हम ऐड करेंगे क्या, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, जो भी आएगा ऐड करने के बाद यहाँ लिखा जाएगा। फिर हम लेस करेंगे बच्चे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, फिर यहाँ पर जो भी आएगा ब्रैकेट के अंदर, मैं बोला था जो लेस होता है उसे बच्चे ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, लेस करेंगे। ये जो आएगा इसका नाम दिया जाएगा बच्चे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है ना। हाँ सर ठीक है। तो बच्चे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप थोड़ा सा यहीं पे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है बच्चे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2,54,400। सिर्फ एक जानकारी के लिए
जो यूनिट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड दिया है कितना बच्चे 12,000, कितना दिया है 12,000 यूनिट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड कितना है बच्चे 12,000 है। ठीक है, तो इसका मतलब जो ड्यूरिंग द पीरियड में प्रोड्यूस हुआ है वो कितना है बच्चे 12,000। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो 12,000 यूनिट प्रोड्यूस हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड में, उसके लिए कॉस्ट कितना, जो इतना यूनिट प्रोड्यूस हुआ है उसके लिए जो कॉस्ट आता है उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन हुआ है बच्चे कितना 12,000 यूनिट्स, कितना 12,000 यूनिट प्रोडक्शन हुआ है। तो इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर रखा, समझ में आई। तो उसके लिए कॉस्ट कितना बच्चे 2,54,400। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना था बच्चे, यहाँ पर दिया था यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स इन दी हैंड एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड कितना 500 और उसका वैल्यू दिया है 12,500। तो मैंने ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना यूनिट्स, जो यूनिट्स है मैंने यहाँ पे लिखा और उसका अमाउंट जो है यहाँ पे लिखा 12,500। ठीक, समझ में आई। हाँ सर, तो चलो मिला लेते हैं इसको, मिला के जल्दी से बोलो। तो ये आ गया, हमने मिला लिया 2,66,900 और इसको भी हमने यूनिट्स को ही मिला लिया। 12,000 हम यूनिट प्रोड्यूस किए थे और पहले से था हमारे पास 500 यूनिट्स। तो टोटल कितना आया बच्चे 12,500 यूनिट्स हमारे पास अभी है। बच्चे 12,500 हमारे पास था लेकिन रह गया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो सेल नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं, देखो बच्चे हमारा ये है गोडाउन, ठीक है, यहाँ पे पहले से था बच्चे 500, ठीक है, हमने इस बार प्रोडक्शन किया, लाए 12,500। टोटल कितना हो गया बच्चे बोलो, सॉरी 12,000। टोटल कितना हो गया हमारे गोडाउन में है कितना 12,500। हम इससे कितना सेल किए ये पता नहीं है, लेकिन लास्ट में जो क्लोजिंग स्टॉक रह गया बच्चे, जो लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक रह गया वो कितना है बच्चे, वो कितना है 1,500 यूनिट्स बोलता है। क्लोजिंग स्टॉक कितना, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना 1,500 बोला। यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स इन दी हैंड एट द एंड ऑफ द पीरियड, मतलब क्या हो गया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ये कितना 1,500 यूनिट्स। अब बच्चे सुनो 12,500 हमारे पास टोटल था लेकिन लास्ट में रह गया 1,500, ठीक है। तो हम सेल कितना किए बोलो, सेल कितना किए, तो हम क्या कर सकते हैं 12,500 से माइनस कर देते हैं, 1,500 रह गया। तो हमने सेल कितना किया बच्चे बोलो 11,000 हमने सेल किया, ठीक। चलो, तो ये हमको एक बात पता चल गया। तो सेल जो हुआ है, सेल्स कितना यूनिट्स हुआ है वो दिया नहीं था लेकिन पता चल गया कितना यूनिट सेल हुआ है। हमने इस तरीके से कैलकुलेट किया। फिर भी मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा कितना यूनिट सेल हुआ है, आपको बताऊंगा, आप चिंतित मत होइए, मैं आपको बताऊंगा। बट अभी जो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आप कीजिए। तो बच्चे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना 1,500, इसे माइनस कर दीजिए, ठीक है। हाँ सर, हमने माइनस कर लिया। माइनस करने के बाद यहाँ पर जो आएगा वो कितना आएगा बच्चे 11,000 यूनिट्स आएगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 11,000, जो यहाँ पर जो भी आएगा, यहाँ जो भी आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट जो भी आएगा वो क्या होता है, जो गुड्स को हमने सेल किया उसका कॉस्ट। तो हम कितना गुड्स हम सेल किए हैं 11,000 यूनिट हमने सेल किया है, तो उसी का कॉस्ट आएगा। समझ में आ गई बात? हाँ सर समझ में आई। लेकिन सर ये जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है इसका अमाउंट कितना, बच्चे ये दिया नहीं है। जिस तरह से यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स इन दी हैंड एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड का दिया था, मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 500 यूनिट्स दिया था लेकिन उसका वैल्यू दे दिया था 12,500। अब यहाँ पर जो यूनिट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड 12,000 यूनिट्स दिया, उसका अमाउंट दिया है क्या, नहीं दिया। तो हमें क्या करना पड़ा, इस तरीके से ये सारा तरीका से हमें फाइंड आउट करना पड़ा। तो 12,000 यूनिट के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट इतना आता है, हमने फाइंड आउट किया। तो उसी तरह देखो आप यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो दिया है 1,500 यूनिट, उसका अमाउंट नहीं दिया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसी सवाल में। तो बच्चे अगर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का अमाउंट नहीं दिया है तो अमाउंट कैसे फाइंड आउट होगा। बच्चे अपना कॉपी में 4 लाइन का जगह रखिए,
कितना लाइन का जगह रखेंगे 4, मतलब आप अपने कॉपी में इसके बाद और भी 4 लाइन लिख पाएंगे, ठीक है। 1/3 ऑफ द पेज आप जगह छोड़ दीजिए। अब मैंने भी देखो यहाँ पे इतना तक छोड़ दिया और यहाँ पे एक वर्किंग नोट कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ साथ वर्किंग नोट कीजिए, ठीक है। तो देखिए बच्चे, हमने प्रोड्यूस कितना किया, 12,000 शायद, कितना प्रोड्यूस किया, हाँ 12,000। उसका कॉस्ट कितना बच्चे, उसका कॉस्ट कितना आ गया 2,54,400, 2,54,400, 2,54,400, ठीक। यहाँ पे था, कहाँ गया, ये रहा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो बच्चे आप देखिए, हम जब प्रोड्यूस किए, गुड्स प्रोड्यूस किए, 12,000 प्रोड्यूस किए, उसका कॉस्ट कितना 2,54,400। हम जितना प्रोड्यूस किए उसमें से सेल हुआ कुछ और कुछ रह गया बच्चे, कितना रह गया 1500 यूनिट्स रह गया। क्लोजिंग स्टॉक कितना बच्चे 1500 रह गया। तो 12,000 बनाने में अगर इतना कॉस्ट लगा है तो 1500 के लिए कितना लगा होगा। तो हम क्या करेंगे बच्चे, 2,54,400 क्या यार, हाँ मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ, अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और फिनिश्ड गुड्स क्या होगा 2,54,400 डिवाइडेड बाय 1,200 इंटू 1,500। 2,54,400 के लिए ये 12,000 यूनिट, सॉरी 12,000 यूनिट्स के लिए 2,54,400। 1500 यूनिट के लिए कितना होगा, 1500 यूनिट्स के लिए कितना होगा क्वेश्चन मार्क। तो उसका कैलकुलेशन जो है वो यहाँ पे कर लिया हमने, ठीक है। हाँ सर दिखाई दिया। तो अब बता दो कितना, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। तो आया कितना 31,800, 31,800 आया, ठीक है। तो अब इसी अमाउंट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेकर लिखेंगे 31,800, ठीक है। हाँ सर, तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेंगे वर्किंग नोट, यहाँ पे लिख लेंगे वर्किंग नोट, क्योंकि ये अमाउंट भाई कहाँ से आया, पता था क्या, कहाँ से आया, वर्किंग नोट से आया है। तो यहाँ पर रेफर करेंगे कि वर्किंग नोट में जाइए, देखिए ये अमाउंट कहाँ से आया। तो इसको माइनस कर लीजिए, कितना आता है बोलिए, जो आएगा अमाउंट वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाएगा, ठीक है। हाँ सर, तो आया कितना 2,35,100, ये हो गया क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर बच्चे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे क्या सेलिंग ओवरहेड, ठीक है ना। जो गुड्स को हम सेल किए उसका कॉस्ट, तो हम सेल कितना यूनिट्स किए 11,000 यूनिट्स बच्चे हमने सेल किया, उसका कॉस्ट हो जाता है कितना 2,35,100। उसका कॉस्ट, ये सेल्स नहीं है, ये कॉस्ट है, जिसको हम सेल किए, जितना यूनिट्स को हम सेल किए उसका कॉस्ट, इसलिए बोला जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अब हम ऐड करते हैं क्या, सेलिंग ओवरहेड्स। अब देखो इंटरेस्टिंग बात, सेलिंग ओवरहेड्स क्या दिया है और कितना दिया है। देखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, बच्चे आप भी लिखेंगे यही चीज़, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस लिखेंगे। मैं लिखा हूँ सेलिंग ओवरहेड, गलत हो जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ही आप लिखेंगे, ठीक है। तो हाँ सर, तो बच्चे बोला है ₹3 पर यूनिट, क्या बोला बच्चे ₹3 पर यूनिट सोल्ड, जितना यूनिट सेल हुआ है, जितना यूनिट सेल हुआ है उसके ऊपर ₹3 पर यूनिट। बच्चे कितना यूनिट सेल हुआ है 11,000, ये तो दिया नहीं था, हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया 11,000। तो कितना हो गया 3 × 11,000 यूनिट्स, तो कितना हो गया बच्चे 33,000, 33,000। ऐड कर लो, ऐड करके बोलो। तो यहाँ पर जो आएगा बच्चे टोटल कॉस्ट आएगा, ठीक है। मैं जो स्पेस रखा था, जगह रखा था, ये आया क्या टोटल कॉस्ट आया। चलो कितना बोल दो, टोटल कॉस्ट कितना आएगा, ये आया आपका 2,68,100। बच्चे सवाल में क्या बोला था, सवाल में बोला था प्रॉफिट, सवाल में क्या बोला था, सवाल में बोला था प्रॉफिट कितना 20%, फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस।
सवाल में बोला प्रॉफिट, इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट ऐड करना होगा। प्रॉफिट कितना आएगा पता नहीं, जो ऐड करेंगे उसके बाद जो आएगा सेल्स आएगा, या नहीं तो टोटल सेल्स। ठीक है, बस इतना पे खत्म हो जाएगा। बस सवाल ये है, टोटल सेल्स तो दिया नहीं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट तो पूछा है सवाल में, अब प्रॉफिट बोला है 20% ऑन सेल, 20% ऑन सेल बोला है। हाउ दिस इज पॉसिबल, मुझे तो समझ में नहीं आता, आप समझाओ। चलिए अब आते हैं, इसका और एक भी आसान तरीका है, मैं वो नहीं बताकर मैं एक लॉजिकल तरीका बताता हूँ जो आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बच्चे मान लेते हैं सेल, फिर वर्किंग नोट बच्चे, वर्किंग नोट नंबर 2, ये वर्किंग नोट नंबर 1 था। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1, ये वर्किंग नोट नंबर 2 है। मान लो सेल बच्चे 100, प्रॉफिट कितना 20% ऑन सेल, सेल अगर 100 है 20% ऑन सेल कितना होगा 20, कॉस्ट कितना होगा बच्चे बोलो 80। ठीक ना, कॉस्ट कितना होगा 80। बट हमारे पास दिया क्या है बच्चे, गिवन क्या है, हमको पता है क्या है, कॉस्ट पता है, सेल थोड़ी पता है, नहीं पता है। इसीलिए हमने क्या किया, लेट में क्या किया, सेल्स 100, प्रॉफिट 20, कॉस्ट कितना होगा 80। बच्चे अगर हम जानते हैं कॉस्ट होता है 80, कॉस्ट कितना बच्चे 80, तो सेल्स कितना होता है बच्चे 100। अगर ये कॉस्ट जो दिया है, कॉस्ट दिया है 2,68,100, अगर कॉस्ट 2,68,100 दिया है तो सेल्स कितना होगा, तो कितना होगा 100/80 इंटू 2,68,100। ठीक है, हाँ सर ठीक है। चलो जल्दी से कैलकुलेट करके बता दो, तो कितना आ गया आपका 3,35,125। ठीक है ना, हाँ सर। तो अब यहाँ पर लिख लेते हैं सेल्स का जगह पे 3,35,125। ठीक है, तो आप इसको माइनस कर दो, जो बीच में आएगा वो प्रॉफिट, या नहीं तो 20% इसके ऊपर भी कैलकुलेट कर लो, या आ जाएगा। तो यहाँ पर टोटल सेल्स में ना वर्किंग नोट लिख दो 2। ठीक है, हाँ। तो आप बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे भी डाल सकते हो, नहीं तो इसका 20% ले लो तब भी आ जाएगा, उतना ही आएगा। ठीक है, चलो जल्दी से लेकर बताओ कितना आता है। 67,025 ही आएगा, 67,025 इतना आया। चलो ये था, अब सवाल तो सॉल्व हो गया। ठीक है, तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे, बहुत सारा चीज़ है मैं बताना चाहूँगा। ठीक है बच्चे, अगर सवाल में 20% ऑन सेल्स दिया है ना, आप उस क्या कर सकते हो, 25% ऑन कॉस्ट कर सकते हो। 20% जो सेल्स के ऊपर जितना अमाउंट आएगा, 25% कॉस्ट के ऊपर उतना ही अमाउंट आएगा। अच्छा 25% अगर देता सेल्स के ऊपर, अगर ये 20% नहीं देकर 25% देता, अगर ये 25% दिया होगा तो 25% ऑन सेल्स जितना होगा 33.33% ऑन कॉस्ट भी उतना अमाउंट आएगा। ठीक है, अगर याद रखेंगे। नहीं तो बच्चे अगर कुछ ऑड फिगर दे दिया ना, यहाँ पे मान लो 17% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, या नहीं तो 23% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, ऐसा दे दिया, तो आप ये लॉजिक के हिसाब से जाएं तो बेस्ट होगा। ये मेरा तरीका है, बिकॉज आप भूल भी सकते हैं। मैं फॉर्मूला कुछ देने वाला नहीं, जो आप बचपन में पढ़े थे बिजनेस मैथमेटिक्स का चैप्टर याद है, प्रॉफिट एंड लॉस का एक चैप्टर हुआ करता था, हाँ वहाँ पर कई सारे फॉर्मूला आप पढ़ते थे। मैं कोई फॉर्मूला देने वाला नहीं हूँ, समझ में आई बात। तो ये लॉजिक ही ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। तो आपने ये सारा चीज़ समझा। बच्चे सुनिए, मैं एक बात बोलना चाहूँगा। सर जल्दी से बोलिए ना, क्या बात है। लो, आपको नहीं बोलूँगा तो किसे बोलूँगा बच्चे,
बोलो, आप ही बोलो, मैं आप ही को बोलूँगा सब बात। हाँ सर, बोलिए क्या बात बोल रहा है बच्चे। ये सवाल में क्या है ना, जो फिनिश गुड्स का ना ओपनिंग दिया था, क्लोजिंग भी दिया था, और प्रोड्यूस कितना हुआ वो भी दिया था, बट सेल जो है ये नहीं दिया था। ठीक है, हाँ सर ठीक है। बच्चे कभी कभी सवाल में ओपनिंग स्टॉक भी दिया होगा, उसके बाद प्रोड्यूस कितना हुआ वो भी दिया होगा, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया होगा, सेल दे दिया होगा। बात समझ में आई? हो सकता है ऐसा भी, क्लोजिंग स्टॉक होगा, वहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक होगा, लेकिन सवाल में दिया नहीं होगा। सर कैसे? एग्जाम्पल कैसे बताइए तो सर बताइए। बच्चे मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये एक सवाल है जो 4 नंबर में दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए प्रोड्यूस में कितना 17,100, सेल कितना हुआ 16,000। अरे साला प्रोडक्शन हुआ 17,100, सेल हुआ 16,000। अब बताओ क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? दिया है क्या क्लोजिंग स्टॉक? यहाँ पे नहीं दिया, सवाल में क्लोजिंग स्टॉक दिया ही नहीं है, लेकिन आपको फाइंड आउट करना होगा क्लोजिंग स्टॉक कितना है। तो कितना है? 1,100 क्लोजिंग स्टॉक है यहाँ पे, 17,100, 17,100 और 16,000 सेल हुआ, तो 1,100 रह गया, तो वो क्या है बच्चे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है। समझ में आई बात? अब वो क्लोजिंग स्टॉक जो 1,100 यहाँ पे आएगा, क्या इसका अमाउंट दिया है? नहीं दिया है। तो इसका अमाउंट कैसे आएगा, कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा? जिस तरीके से हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, पहले प्रोडक्शन कॉस्ट निकालो, प्रोड्यूस कितना हुआ है उसके लिए कॉस्ट कितना, और जो क्लोजिंग स्टॉक आया उसके लिए फिर कॉस्ट कितना होगा, इस तरीके से हमने निकाला। आपको भी उसी तरह अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से बोला मैंने। बच्चे कभी कभी और भी बात सुन लो, कभी कभी क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक दिया होगा, क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा, सेल कितना हुआ दिया होगा, लेकिन प्रोडक्शन कितना हुआ है वो दिया नहीं होगा। समझ में? तो आपको कैसे फाइंड आउट करना है, देखो सुनो बताता हूँ। आप सिर्फ यही तरीका अप्लाई करना। आप क्या करना, वर्किंग नोट में जाना, टी फॉर्मेट बना लेना। क्या बना लेना? टी फॉर्मेट। हम ट्रेडिंग अकाउंट जो करते हैं, अकाउंट्स में क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक होता है, इस जगह पे सेल होता है, और इस जगह पे क्लोजिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है। फिर यहाँ पे परचेज या नहीं तो प्रोडक्शन, यही होता है। परचेज होता है नहीं तो प्रोडक्शन जितना कि वो होगा। मान लो ओपनिंग स्टॉक दिया है हमने ले लिया, सेल्स दिया है हमने ले लिया, क्लोजिंग स्टॉक दिया हमने ले लिया, तो ये नहीं आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर? हाँ सर। बच्चे मान लो प्रोडक्शन दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, सेल्स दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया नहीं था, क्लोजिंग स्टॉक दिया नहीं था, मान लो क्लोजिंग स्टॉक दिया नहीं है, तो ये बैलेंसिंग फिगर नहीं आ जाएगा। तो ये एक ऐसा आसान तरीका है जहाँ पे आपको अगर कुछ भी नहीं दिया होगा, कोई भी एक फिगर नहीं दिया होगा, तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। समझ में आई बात? हाँ सर समझ में आई, ये तो बड़ा आसान तरीका है सर। मैंने बोला हाँ। तो सर ये स्टेटमेंट का नाम क्या दें, टी फॉर्म का नाम क्या दें? बच्चे सवाल में जो नहीं दिया होगा वही नाम देना। कि मान लीजिए क्लोजिंग स्टॉक का फिगर नहीं दिया है, क्लोजिंग स्टॉक कितना यूनिट है वो नहीं दिया है, तो यहाँ लिख देना कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। मान लीजिए सवाल में दिया नहीं सेल्स कितना हुआ, जैसा अभी ये सवाल सॉल्व किए, ये वाला सवाल जो अभी सॉल्व किए, क्लोजिंग स्टॉक दिया नहीं हुआ था, हमने कैलकुलेट किया। आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। नहीं तो ये वाला नहीं लिख के, ये सब चीज़ नहीं लिख के आप क्या कर सकते हो, टी फॉर्म में आना, तो यहाँ लिखना कैलकुलेशन ऑफ सेल्स यूनिट्स, तो ओपनिंग डालना, प्रोडक्शन डालना, क्लोजिंग स्टॉक डालना, तो क्या होगा, सेल्स आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी आप अपना काम कर सकते हो। चलिए आप एक काम करो, लास्ट में कुछ स्टार मार्क दो। आपने सब कर लिया, मैंने समझा दिया। जहाँ पे आपका वर्किंग नोट सब खत्म हुआ वहाँ पर एक स्टार मार्क दीजिए। जैसे कि मेरा यहाँ पे सब खत्म हुआ है, मैं यहाँ पे स्टार मार्क देता हूँ। मैं कुछ लिखवाऊँगा, नोट लिखवाऊँगा, अब लिखिए उसको। ठीक है, अब बता देता हूँ, सुनो, लिखो। अच्छा चलो उससे पहले और एक बात बता देता हूँ। सर मैंने बोला जी सर, यहाँ पर जैसे कि आपने ये सवाल में करवाया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना था 500। सर उसका अमाउंट जो है सवाल में दिया हुआ था 12,500। मैंने बोला हाँ बच्चे। सर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है? मैंने बोला बच्चे 1500। सर इसका अमाउंट जो है क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया हुआ था, तो हमने फाइंड आउट किया। सर हमने यहाँ से क्या किया,
फाइंड आउट किया ये वर्किंग नोट से। मैंने बोला हाँ बच्चे आपने सही बोला। सर मैंने बोला जी सर क्या कभी ऐसा हो सकता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 500 दिया होगा और उसका अमाउंट भी नहीं दिया होगा, जिस तरह क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया है 1500 उसका अमाउंट नहीं दिया, ऐसा भी हो सकता है क्या ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया होगा और उसका अमाउंट नहीं दिया होगा। मैंने बोला हाँ बच्चा ऐसा भी हो सकता है। तो सर फिर उस सिचुएशन में तो हम क्या करेंगे, अभी लिखाऊंगा नोट्स, उसी तरह से जाना, जैसा क्लोजिंग स्टॉक आपने कैलकुलेट किया वैसा ओपनिंग स्टॉक का भी कैलकुलेट करना है। उसी तरह यहाँ पर 2,54,400 जो हुआ 12,000 प्रोडक्शन के लिए, कितना प्रोडक्शन के लिए 12,000 प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक के अगर 500 है तो 500 के लिए कितना होगा, अगर क्लोजिंग स्टॉक 1500 है तो 1500 के लिए कितना होगा। तो इस तरह से ही कैलकुलेट करना है, सेम कैलकुलेशन प्रोसेस। लेकिन लॉजिकली जो है गलत हो जाएगा अगर दिया नहीं। देखिए बच्चे हर सवाल में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का अमाउंट दिए होंगे, अगर नहीं दिए तो कैसे कैलकुलेशन होगा बता दिया। अगर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का अमाउंट नहीं दिए वो इलॉजिकल हो जाएगा, उनको देना जरूरी होता है, ठीक है ना, तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल गलत हो जाएगा। नहीं दिए तो कैसे कैलकुलेशन होगा हमने बताया, ये तरीका से आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। बट फिर भी कॉन्सेप्चुअली जो है वो गलत हो जाएगा, कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का, ठीक है ना। बट हम क्या करें, हम मजबूर हैं, अगर क्लोजिंग स्टॉक का दिया नहीं तो हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन ओपनिंग स्टॉक का दिया नहीं तो भी उसी तरह से कैलकुलेट करना होगा क्योंकि हम मजबूर हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मैं वही बात को लिखवा देता हूँ, आप याद रखेंगे और पढ़ेंगे। इफ लिखो, इफ द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ finished goods and closing stock of finished goods will not be given in the question, comma, then it will be calculated on the basis of cost of production, then it will be calculated on the basis of cost of production, ठीक है। तो बेस क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे होगा। कैसे होता है, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू क्या होगा, अगर ओपनिंग दिया नहीं रहेगा तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स, या नहीं तो क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। हाँ सर ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। चलो ये था 5 नंबर सवाल, तो हमने किया, आप 4 नंबर आप करना, इसी प्रकार से ही होगा, ठीक है। हाँ सर ठीक है। इसके बाद मैं अभी और एक सवाल प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, ठीक है। कौन सा सवाल सर प्रैक्टिस करवाएंगे, बोलो ना सर, बोलो, हमको नहीं बोलेंगे। हाँ जी, आपको नहीं बोलूँगा तो किसे बोलूँगा। बच्चे मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ 9 नंबर सवाल, ठीक है। तैयार रहिए आप, ठीक है। 9 नंबर सवाल जो है प्रैक्टिस करेंगे।